राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। और हम लोग आज पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें आईआर स्पेक्ट्रा की हम बात कर रहे थे। हमने वाइब्रेशनल मोड्स वगैरह को देख लिया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, अभी तो पहली बात तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा पे सीधे चलेंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कैसे हम लोग देखेंगे इस मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब समझ रहे हो? कोई जो मैंने आपको अभी अभी बताया था स्ट्रेचिंग मोड्स के बारे में, तो स्ट्रेचिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, इस तरीके से मॉलिक्यूल आपका था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे दूसरा एटम, इस तरीके से ये कनेक्टेड हैं, ये दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, जो भी है, तो स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब दूर गए पास आए, दूर गए पास, स्ट्रेच करें। जैसे इलास्टिक होती है ना, लाइक दिस, ये स्प्रिंग है, इसको खींचा पास आ गए, खींचा पास, तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग मोड। अब ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, तो हमको यही मेन हमारा आज का पॉइंट है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये डिपेंड किस पे करती है, देखो कुछ तो फिज़िकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, तो उनको मैं अभी नहीं मेंशन यहाँ पे कर रही हूँ बिकॉज़ आप कंफ्यूज ही होंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों पे तो ख़ास डिपेंड करती है। पहला, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ रहे हो? मजबूती, भाई स्ट्रेंथ, बॉन्ड कितना मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है बॉन्ड कितना मजबूत है, तो वो तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिड्यूस मास, वो मैं आपको बताती हूँ अभी क्या है। रिड्यूस मास के ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो रेजोनेंस के भी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये 3 पॉइंट आप अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखेंगे, इसे बॉक्स में डालेंगे, चाहे जो करेंगे उससे मुझे मतलब नहीं है, बट ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इसको याद रखना ही रखना पड़ेगा। जब भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन आपको उठा के दे देगा, 3-4 ऑप्शन दे देगा, कुछ मॉलिक्यूल्स बने होंगे, उसमें पूछ लेगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर, कुछ भी लिख देगा, या पूछेगा इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है ना। मतलब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मतलब किस मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करने में हमें ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ रही है, ठीक है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। मैंने एग्ज़ाम्पल लिए, मैंने 3 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। अभी आप मेरी बात समझिए, सिर्फ मुझे कार्बन कार्बन बॉन्ड से मतलब है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा, या मैं सीधे क्वेश्चन आपको पूछती हूँ कि फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे हम पता कर सकते हैं? मैंने अभी अभी क्या लिखा कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितना मजबूत बॉन्ड होगा हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हमें उस बॉन्ड को ब्रेक करने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। भाई यही तो मतलब है। ये सिंगल बॉन्ड है, आराम से टूटेगा, ये डबल बॉन्ड है, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ए में लगेगी, फिर बी में, फिर सी में। भाई यही तो होना चाहिए ऑर्डर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। इसका ओरिजिनल डाटा आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए।
इसमें एनर्जी यूज़ होती है इतनी, इसमें 1640, ये पर सेंटीमीटर की वैल्यूज़ हैं। तो आप अपना जो आपका डाटा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा, उससे भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे इस तरीके से डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब चलते हैं रिड्यूस मास पे। रिड्यूस मास के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर रिड्यूस मास की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब रिड्यूस मास क्या होता है? मास, इसको रिड्यूस मास अगर मैं ना भी बोलूँ, सिंपल मास आप कंसीडर करें, ठीक है। देखिए, जैसे एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया, ए है, ये बी है, सी, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। अब इसमें आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बताना है ना। तो सबसे मैंने बताया आपको रिड्यूस मास, तो पहले तो रिड्यूस मास का ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है? बी का, फिर सी का, फिर किसका? क्लोरीन का, ए, है ना। तो रिड्यूस मास। अब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इजी हो जाएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिड्यूस मास है, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। ये हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का और रिड्यूस मास का ऑर्डर हो गया। समझ में आया? अब आते हैं रेजोनेंस पे। जैसे सपोज़ कोई मॉलिक्यूल है, उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है, बी है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं। इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, भाई हम ऐसा दिखा सकते हैं ना। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे माइनस, यही होगा। इसमें रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें रेजोनेंस। और हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी बतानी है? कार्बन डबल बॉन्ड ओ की। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का हमें बताना है कि किसमें ज़्यादा है, किसमें कम है, ठीक है। रेजोनेंस प्रेजेंट है, जब रेजोनेंस है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इसी की ज़्यादा होगी, है ना। सो सिंपल। लेकिन वैसे भी अगर आप लोग देखिए तो ये आपका प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड है, बट विद सिंगल कैरेक्टर, मतलब डबल बॉन्ड विद सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं। तो इस वजह से, और ये प्योर डबल बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो डाटा है 1715 पर सेंटीमीटर, और इसका 1675 पर सेंटीमीटर। मतलब जब हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी जब हमने इसको एनालाइज किया, तो हमने देखा कि इसमें वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसमें कम आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी। अब मैं आपको फंक्शनल ग्रुप और उसकी वैल्यू यहाँ पे पर सेंटीमीटर में बता रही हूँ क्या होती है। उसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जब आपको वैल्यू याद होगी तो आप क्वेश्चन में अप्लाई करके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछेगा, कोई वैल्यू दे देंगे, ठीक है, वो वैल्यू से आपको और 4 ऑप्शन दे देंगे स्ट्रक्चर के। आपको बताना होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू कौन सा स्ट्रक्चर सही है, या कोई स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें इस बॉन्ड की स्पेक्ट्रोस्कोपिक वैल्यू क्या होगी, या इस फंक्शनल ग्रुप की क्या हो, मतलब कुछ भी। तो वही आप थोड़ा सा आपको इसे लेकिन याद तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। चलो,
तो ये आपके, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है सबके सब, ये आपके कुछ बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे बॉन्ड्स आप लोग लिखिए। ये आपके कुछ, तब बेकार सा लिखा है इधर लिखने के बाद बॉन्ड। चलो, तो ये आपके कुछ बॉन्ड्स हैं, इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक वैल्यू है CH, जो नॉर्मल CH sp3 वाला होता है उसकी 3000 के आसपास। एल्डिहाइड वाला जो CH होता है, एल्डिहाइड कैसे, एल्डिहाइड जो ये वाला CH बॉन्ड है उसकी ये वैल्यू होती है। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले CH की इतनी होती है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड इतनी, डबल बॉन्ड इतनी, ट्रिपल बॉन्ड इतनी, CN की इतनी, ये सब याद करना पड़ेगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और एक चार्ट बना के अपने रूम में लगा लो, चाहे अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बट इसे डेली आप जब तक देखेंगे नहीं, आपको कुछ याद होने वाला नहीं है। ठीक, 9 हमने देख लिए थे। अब उसके बाद आगे जो NO2 फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी ये वैल्यू होती है। फ्री OH ग्रुप जो होता है उसकी 3600 पर सेंटीमीटर, ये सारी पर सेंटीमीटर में ही है वैल्यू, पर सेंटीमीटर वैल्यू होती है। फ्री OH मतलब वहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। वो OH जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर इंट्रामोलिक्यूलर है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है भैया, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब सेम मॉलिक्यूल में, उसी मॉलिक्यूल में। इंटरमोलिक्यूलर मतलब क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल में, इस टाइप से H2O के अलग अलग मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इंट्रामोलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर होगा 3200 से 3300, इंटरमोलिक्यूलर होगा 3300 से 3400। 1 डिग्री अमीन इतना रेंज, 2 डिग्री अमीन की इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो सॉरी, यहाँ पे जो CO बॉन्ड है इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक वैल्यू की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आपका क्या है, कीटोन एल्डिहाइड, और ये आपका क्या है, कोई एसिड है, COH एसिड है, और यहाँ कोई R ग्रुप लगा है। मैंने R ग्रुप को मेंशन नहीं किया हुआ, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू होती है। ये क्या है आपका एस्टर, यहाँ पे ये वैल्यू होती है। ये है आपका एमाइड, ये वैल्यू होती है इसकी। ये एनहाइड्राइड है आपका, इसकी ये वैल्यू होती है। एसिड क्लोराइड की 1800, एसिड फ्लोराइड की 1870। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं। और ये लेक्चर आपके लिए, देखिए स्पेक्ट्रा आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, बट स्पेक्ट्रा में जहाँ जहाँ पे भी जिस भी लेक्चर में स्पेक्ट्रोस्कोपिक रेंज की जो वैल्यू आ रही हैं, जो न्यूमेरिकल डाटा आपके पास आ रहा है, ये डाटा आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर IR पढ़ रहे हैं तो भी, UV पढ़ेंगे तो भी, NMR पढ़ेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू, मतलब कुल मिला के आपको जहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा आएगा, मैं कोशिश करूँगी। जैसे अब ये IR के ऊपर वीडियोस चल रही हैं, तो मैंने इस लेक्चर में जो मेन, वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, हम कितनी ज़्यादा याद करेंगे, तो मेन जो हमारी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, जिससे कि आप लोग एक ही वीडियो में आप लोग सारे उनको देख लें वैल्यूज़ को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अपने चार्ट पेपर पे किसी लिख के, या किसी पे मतलब लिख के आप अपने रूम में चिपका लीजिए, ताकि आप जब सोएं उठें तो एक बार आप उसको देख लें। बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर भी होता है फाइनल। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।